हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। वह अर्थशास्त्र के जानकार हैं और वह बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि देश आर्थिक संकट में जा सकता है अगर हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि लोगों को मदद भी देनी होगी, मुफ्त की योजनाएं चलानी होगी। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल यही कि अगर मैं आपसे चूंकि लगातार बातचीत करता रहता हूं तो आप दोनों बातों पर जोर दें। मुफ्त की योजनाएं भी जरूरी हैं, नहीं तो लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, और उत्पादन भी जरूरी है। तो सरकार के ने ऐसा क्या गड़बड़ किया है जिसके कारण प्रधानमंत्री को, जो खुद बहुत रेवड़ी बांटते रहे हैं, अब रेवड़ियां जो है वह जहर की गोलियां लगने लगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल रहा है शुरुआत से, आज़ादी के बाद से, वो ट्रिकल डाउन पर आधारित है। यानी कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट कर दो और धीरे धीरे वो रिस्क के नीचे तक जाएगा। ऐसा हुआ नहीं हमारे देश में। जो भी रिस्क गया वो बहुत कम गया। तो गरीबी जो है वो बनी हुई है, लोग परेशानी में हैं। हमने देखा कि अभी पैंडेमिक आया तो उसमें 94% जो वर्कर है उसने कहा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का राशन पानी खरीद सकें। और इसीलिए फिर आपने देखा इतनी भारी गर्मी में लाखों करोड़ों लोग शहर से गांव तक पलायन किया, सिर पे बोझा ढोए, कंधे में जो बच्चों को लिए, और गर्मी में बिना जो पानी के, बिना जो खाने के, वो पलायन उन्होंने किया। तो ये दिखाता है कि जो हमारे स्थिति है जो गरीब आदमी की, वो बहुत ही कमज़ोर है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर ऊपर डेवलपमेंट किया और वो नीचे तक नहीं गया। तो जो गरीब आदमी है उसकी स्थिति ज़्यादा नहीं बदली है। उसकी चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उसकी जो एनर्जी है जो उसको चाहिए खाना पीना बनाने के लिए, उस सब में उसका कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं। तो गरीबी, चाहे अति गरीब कम हो गए, पर गरीबी तो बनी हुई है। अब उनके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर पे आए। दूसरी बात ये है कि जो सरकार ने नीतियां अपनाई हैं अभी पिछले कई सालों से, जब ये सरकार आई 2014 के बाद, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई साइड नीतियां। तो सप्लाई साइड नीतियों का मतलब ये नहीं कि हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब होता है कि हम बिजनेस को कंसेशन देंगे, और जब बिजनेस को कंसेशन देगा उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और इन्वेस्टमेंट करने से फिर जो अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी वो ज़्यादा और तेज़ होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अर्थव्यवस्था में डिमांड हो। अगर डिमांड कमज़ोर है तो सप्लाई साइड नीतियाँ काम नहीं करेंगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कई सालों से आरबीआई का डेटा आता है कि हमारे संगठित क्षेत्र में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-72 के आसपास चल रहा है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-72 के आसपास होने का मतलब है कि अगर आप जैसे 100 कार के आपका प्रोडक्शन हो सकता है और आपकी 70-72 कारें ही बिक रही हैं, तो आप उसको 110 कार का प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका तो सेल और भी जो उतना ही 70-72 रहेगा, और फिर उसमें जो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 नहीं आ जाता तब तक इन्वेस्टमेंट तेज नहीं होगा। और इसीलिए 2012-13 में जो इन्वेस्टमेंट का रेट अर्थव्यवस्था में करीब 36% के करीब था, वो गिर के 30%, 32% के करीब आ गया। उससे हमारे अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई। फिर हमने धक्का दिया अपने असंगठित क्षेत्र को, नोटबंदी करके जो जीएसटी है उसकी गलत जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, एनबीएफसी क्राइसिस तो 2016 में, 17 में, 18 में, और फिर ये पैंडेमिक आया तो फिर लॉकडाउन में। तो बहुत भारी धक्का लगा जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, और उससे डिमांड कम हो गई। और इसीलिए पैंडेमिक के पहले ही हमारी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रही थी। जो क्वार्टरली रेट ऑफ ग्रोथ 8% पे आ गई थी, वो 3.1% तक गिर गई थी। तो यानी गिरावट पहले से ही हो रही थी। तो कुल मिला के जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो और बिगड़ती चली जा रही थी। तो एक तो पहले ट्रिकल डाउन, और दूसरा अब ये सप्लाई साइड नीतियों की वजह से। तो ये जो दो चीजें हैं, इसकी वजह से जो आम आदमी है वो अब पॉलिटिशियन में विश्वास नहीं करता। अगर आप उसको कहें कि आप जो इंतजार करिए, हम आपका बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये बेहतर हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, वो विश्वास नहीं करता। तो वोट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी ने अब सोचा कि अब जब चीज़ों को हम बांटें, कोई साइकिल देगा तो कोई लैपटॉप देगा तो कोई जो स्कूल का बैग देगा, और जैसे कि जो गैस दिया तो उस पर जो प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया, जो आपने राशन दिया उस पर प्रधानमंत्री का फोटो लगा दिया। तो तरह तरह से लोगों को लुभाने के लिए
लोग जब अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो लॉन्ग टर्म जो इशू है वहां पे जो जनता हमारा विश्वास नहीं करेगी, और लॉन्ग टर्म में 70-75 साल से उनको फायदा भी नहीं पहुंचा है, तो कैसे विश्वास कर लें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ तो हमें अपनी आर्थिक नीतियां बदलनी है, और दूसरी तरफ जो आम जनता है उसको तुरंत राहत देनी है, खासकर शिक्षा। सर थोड़ा हम समझें कि क्या जो आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री ने चेहरा लिया या दूसरे राज्यों ने भी तमाम चीजें बांटी, आज की खबर ये है कि 10,000 छात्रों को हिमाचल प्रदेश सरकार 12-12 हजार के स्मार्टफोन देने जा रही है। तो क्या यही रेवड़ियां हैं? तो अगर यही रेवड़ियां हैं और इन्हीं रेवड़ियों को बांटने से दिक्कत है, और आप ये कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर जनता भरोसा भी नहीं कर रही, उसकी वजह भी आप बता रहे हैं कि 70-75 साल में आपने कोई लॉन्ग टर्म दिखाया नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति, क्या यह रेवड़ियां हमें श्रीलंका से सीखने के लिए इसीलिए मजबूर कर रही हैं? एस जयशंकर क्या इसी मुकाबले ये बात कह रहे हैं? तो उपाय क्या है सर? मतलब अगर ये रेवड़ियां नहीं बटेगी तो फिर लोग तो भूखों मर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दो तरह की चीजें हैं। एक जी तो जो जरूरी चीज है आम आदमी के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें रोजगार है, उसमें आपका जो पीने का पानी है, और जो आपकी एनर्जी है, जो बिजली हो गई, गैस हो गई, ये तो हर आदमी को मुहैया होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं तो सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, है ना। तो ये सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस के लिए देना जरूरी है। दूसरा है कि आप साइकिल बांट दें, आप लैपटॉप बांट दें, आपका स्कूल का बस्ता बांट दें, वगैरह वगैरह, तो वो अलग चीज है। तो जो एसेंशियल्स हैं लाइफ के वो तो देने ही चाहिए हर सिटीजन को, हर जी नागरिक को वो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इनको अलग अलग करके देखता हूँ कि जो वेलफेयर है, जहाँ पे कि हम हमारा स्टेट मतलब वही सक्सेसफुल, वेलफेयर अब सरकार को रेवड़ी लगने लगा है ना, अब वो वो वेलफेयर ही उनकी है। जी परिभाषा क्या है रेवड़ी की, अब वो भी समझना पड़ेगा कि वो तो नहीं चाहते कि जो कोई भी हाँ वो करे तो ठीक है, कोई और करे तो वो हाँ गलत है ना, जी जिससे कि वो जीतते रहें, बाकी लोग हम्म, न न जीते। पर जी मेरा मानना है कि जो जयशंकर जी कह रहे हैं हम्म, कि ये बात श्रीलंका की, तो हम्म, श्रीलंका एक छोटी अर्थव्यवस्था है, जो वहां पे लागू है वो हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो वहां पे छोटी अर्थव्यवस्था है, वो खाना पीना भी पूरी तरह से उत्पादन नहीं करते हैं, एनर्जी का तो सवाल ही नहीं है, और दवाएं भी नहीं है। तो जो बुनियादी चीजें उनकी शॉर्टेज हो गई, और इसीलिए वहां पे परेशानी हो गई। और फिर दूसरा ये कि वो छोटी अर्थव्यवस्था है तो टूरिज्म पे निर्भर करती है, वो रिमिटेंसेस पे निर्भर करती है। हमारी अर्थव्यवस्था उस तरह की नहीं है, तो वो जो कह रहे हैं वो हमारे यहाँ लागू नहीं है कि हमारे यहाँ भी उसी तरह का हो जाएगा। लेकिन जो हमारी नीतियां हैं उनको बदलना जरूरी है, जिससे कि जो आम आदमी है उसको फायदा पहुंचे, उसके जो बुनियादी चीजें हैं उससे जब फायदा पहुंचे। तो मैं तो कहूंगा कि अगर हम जैसे साइकिल या लैपटॉप वगैरह बांटते हैं, उसकी जगह उसका इस्तेमाल करें कि हम रोजगार पैदा करें, जैसे कि मैं उसी गांव बात पर में। आना चाह रहा था सर, क्योंकि आप लगातार अपनी बातचीत में प्रोडक्शन का हवाला देते जी हैं। हाँ। आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाना होगा, लोगों को सक्षम करना होगा, भुखमरी से बचाने के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी होंगी जो आजकल सरकार इसको रेवड़ी कर रही है। हमारा कहना है सर कि प्रोडक्शन की तरफ सरकार को क्या दुश्मनी है, उत्पादन को ध्यान, मतलब बाकी जो लेविस चीजें हैं उनके तो उत्पादन बहुत है, कहाँ उत्पादन में सरकार फेल कर रही है, वहां कैसे रोजगार बन सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा कृषि जो क्षेत्र है उसमें 47% लोग काम करते हैं, वर्कर्स, हाँ। और हमारा जो माइक्रो सेक्टर है उसमें एमएसएमई का 99% लोग काम करते हैं, 97% काम करते हैं। जी और यही कृषि में परेशानी है, और यही जो माइक्रो सेक्टर है वहाँ परेशानी है। जो संगठित क्षेत्र है उसमें तो सिर्फ 6% लोग काम करते हैं, बिल्कुल है ना। तो बाकी जो सेक्टर हैं तो संगठित क्षेत्र तो अच्छा कर रहा है, इस समय उसका प्रॉफिट जो 20-24% बढ़ रहा है आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार। जी तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन माइक्रो सेक्टर बड़ी बुरी तरह पिट गया है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा असंगठित क्षेत्र पिटा है। तो जी माइक्रो सेक्टर को रिवाइव करना बहुत जरूरी है, उससे हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, और जो लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, क्योंकि वहाँ पे 97.5% लोग काम करते हैं। तो उनको रिवाइव करने के लिए क्या करना है, तो ये सोचना पड़ेगा। तो जो हमारा जो माइक्रो सेक्टर है, जो स्मॉल सेक्टर है, उसकी परेशानियां क्या हैं। एक तो फाइनेंस, मतलब उनको क्रेडिट नहीं मिलता, दूसरा जी उनको टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं कर सकते, और तीसरा मार्केटिंग। तो चीन में अगर आप उदाहरण देखें तो 80 और 90 के दशक में उनका जो जो छोटी इंडस्ट्री थी, विलेज इंडस्ट्री, और जो टाउन विलेज एंड टाउन इंडस्ट्री जिसको कहते थे, वो 30% बढ़ाया उन्होंने।
मतलब हर साल 30% उसका उत्पादन बढ़ा। इतना रोजगार वहां उन्होंने पैदा किया उस सेक्टर में, और उसी से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज किया, और उसी का असर है कि वो आज इंडस्ट्रियल हब हो गए हैं दुनिया के, क्योंकि वहां से जो शुरुआत हुई, वहां से जो सस्ता माल पैदा किया गया, उससे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ। तो हमें भी अपना जो माइक्रो स्मॉल सेक्टर है उसको सहायता देना बहुत जरूरी है। हम तो उसको इनविजिबलाइज कर दिया, हमारे डेटा में वो आता ही नहीं है, और डेटा में नहीं आता तो पॉलिसी में भी नहीं आता। तो सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा कर रही है, 7.5-8% की रफ्तार से बढ़ रही है, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, तो इसने कुछ करने की जरूरत नहीं है उनके लिए। जबकि एक्चुअल में हमारे डेटा में वो आता ही नहीं है। अगर उस डेटा में हम जोड़ लें जो हमारा संघर्ष क्षेत्र का डेटा है, जहाँ पे 7.5% की रफ्तार सरकार बता रही है, तो अगर संघर्ष क्षेत्र को जोड़ लें तो हमारा 1% का भी ग्रोथ रेट नहीं है, और चांसेस ये है वर्क फोर्स 97% है। हाँ, मतलब वो 97% एमएसएमई का 97% उसमें काम करता है ना, मतलब टोटल का नहीं, एमएसएमई सेक्टर का 97% लोग वहाँ काम करते हैं। तो अगर हम उसको जो फायदा पहुंचाते हैं तो हमारी सप्लाई भी इंप्रूव करेगी और डिमांड भी इंप्रूव करेगी, कि लोगों के हाथ में जो आमदनी आएगी, तो अब हमें इतना सब कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो जब उनके हाथ में आमदनी नहीं है तो हमको बुनियादी चीजें तो देनी पड़ेंगी, वेलफेयर देना पड़ेगा, तो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इनविजिबलाइज कर दिया डेटा में भी और पॉलिसी में भी, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था ठीक कर रही तो फिर पॉलिसी बदलने की जरूरत नहीं है, फिर तो यही नीतियां चलेंगी। अब ये जो नीतियां हैं ये बोलते हैं कि तो लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी। अब लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाने का मतलब कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि अगर मेरा घर जल रहा है और कोई मुझे आके कहे कि आपके घर में बगल में दमकल घर बना देंगे, तो तब तक तो मेरा जो घर जल जाएगा। पानी तो आज फेंकने की जरूरत है ना, न कि जो 3 साल बाद या 5 साल बाद पानी आप जो डालेंगे। तो अभी जो नीतियां हैं वो गलत हैं, और जो हमें सप्लाई साइड की जगह डिमांड साइड नीतियों पे अपनाना चाहिए। और फिर अर्बन एरिया जैसे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। अभी हमने देखा अग्निपथ हो या जब बाकी जो रेलवे की जो नौकरी आई थी उस पर काफी जगह गड़बड़ी हुई थी, यूथ ने प्रोटेस्ट किया था। तो वहाँ पे अर्बन एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू करनी चाहिए, जिस प्रकार की रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो मैं 2012 से बार बार कह रहा हूँ कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी शुरू करनी चाहिए। हालांकि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज ही करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय परेशानी का दौर है। तो अगर हम एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करेंगे, माइक्रो सेक्टर को जब मदद देंगे और स्मॉल सेक्टर को मदद देंगे, तो फिर उससे होगा। अब इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो जो जयशंकर कह रहे हैं कि भाई साधन नहीं है, तो साधन हमें डायरेक्ट टैक्सेस से उठाने चाहिए, न कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से। हमने अभी जीएसटी बढ़ा दिया, अब उससे तो इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। जब इन्फ्लेशन और तेज होगा तो ये जो गरीब जनता है जो 94% संघर्ष क्षेत्र में, उसकी तो आमदनी और कम हो जाएगी और फिर उसकी डिमांड और कम हो जाएगी। तो हमें जीएसटी ना बढ़ा के, और मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ कि जीएसटी में तो छूट देने की जरूरत है। तो उसके लिए टैक्स आप रेज करिए डायरेक्ट टैक्सेस से। वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जिसमें कि बहुत ज्यादा रियायत दी गई है, वहां से आप पैसा उठाइए और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे तो जो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लोगों के जो हाथ में पैसा है वो ज्यादा आगे तक जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स से पैसा उठाएंगे तो जो अमीर हैं, जो सुपर रिच हैं, जो मतलब इस समय सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहां से पैसा उठा के आप जो रीडायरेक्ट करेंगे तो पैसा भी आ जाएगा, आपका डेफिसिट भी नहीं बढ़ेगा। और यही हमारे राज्यों की परेशानी है, क्योंकि राज्यों को जो पैसा मिलता है वो सेंटर से मिलता है 40-41%, फिर जीएसटी से मिलता है। जब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं काम करेगी तो उनके रिसोर्स की भी कमी हो जाएगी, फिर वहां पे भी जो है उनका ऋण ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो जयशंकर जी कह रहे हैं कि ऋण बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। तो साधन तो सेंटर ही, ज्यादातर साधन जो है वो सेंटर के हाथ में है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, वो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, वो चाहे इनकम टैक्स हो, है ना। तो ये सारी तो सेंटर के हाथ में है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा पैसा आएगा तो स्टेट्स के हाथ में भी ज्यादा पैसा आएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट टैक्स से आप पैसा लीजिए और वहां पे जब मदद कीजिए स्टेट्स की, तो जाके जो जयशंकर जी कह रहे हैं वो भी नहीं होगा और अर्थव्यवस्था भी ठीक से चलेगी, लोगों की हालात भी बेहतर होंगे। जन ज्वार जनता की